नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मातिया की। दोस्तों, आज का सवाल किसी एक संत या एक मुख्यमंत्री का नहीं है, बल्कि उस नैतिक दावे का है जो राजनीति और धर्म के संगम पर खड़ा होकर जनता से विश्वास मांगता है। जब एक तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन संत की गरिमा पर प्रश्न उठते हैं और दूसरी तरफ उन पर सवाल उठाने वालों के अतीत की आपराधिक धाराओं की सूची सामने रखी जाती है, तो बहस केवल व्यक्तियों की नहीं, वो व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक स्मृति की भी बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तथ्यों के हिसाब से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1990 के दशक में हुई। 2007 के गोरखपुर दंगे के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं जैसे 147 दंगा, 148 जो कि घातक हथियारों से दंगा जो है होता है, या फिर 153 ए जो समुदायों के बीच वैमनस्य की वजह से धारा लगती है, और 295 और 295 ए यानी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी जो धाराएं हैं वो इसमें होती है, और 506 आपराधिक धमकी, 307 हत्या का प्रयास, और इसके तहत कई जो मुकदमे हैं वो दर्ज हुए थे। और ये भी दर्ज इतिहास का हिस्सा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ लंबित कई मामलों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकार के फैसले पर प्रश्न भी उठाए थे, कई बार सवाल उठे थे। यानी कि कानूनी रिकॉर्ड की अगर बात करें तो कानूनी रिकॉर्ड में ये जो अध्याय है वो मौजूद है, चाहे अंतिम फैसला या सजा का प्रश्न अलग क्यों ना हो। अब देखिए, अब दूसरी तरफ शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और सरस्वती जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और हाल ही के समय में कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं, खुलकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। सनातन परंपरा में शंकराचार्य का जो पद है वो केवल धार्मिक नहीं, दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में जब उनके बयानों का या फिर रुख को लेकर राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो आती है, तो ये स्वाभाविक है कि समर्थक इसे संत की गरिमा पर आघात के रूप में देखें। लेकिन विश्लेषण का प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या किसी व्यक्ति के पुराने आपराधिक मुकदमों की जो सूची भर से आज की जो बहस का नैतिक निष्कर्ष है वो तय हो जाता है? भारतीय न्याय व्यवस्था में आरोप और दोष सिद्धि में फर्क होता है। बहुत से राजनीतिक नेताओं पर आंदोलन, भाषण या फिर सामुदायिक तनाव के दौर में मुकदमे दर्ज हुए हैं दोस्तों। कई मामलों में अदालतें साक्ष्यों के आधार पर फैसले देती हैं, लेकिन कई बार राज्य सरकारें जो हैं वो अभियोजन वापस लेती हैं। इसलिए सिर्फ धाराओं की लंबी सूची दिखाकर चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर देना कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो पर्याप्त नहीं होता। अब दूसरी तरफ यह भी सच है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। जब कोई नेता खुद को धर्म रक्षक या नैतिकता का प्रतीक बताता है तो जनता उसके अतीत को देखती है। लोकतंत्र में स्मृति चयनात्मक नहीं हो सकती। अगर शंकराचार्य जैसे धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति के कथनों की समीक्षा होती है तो उसी कसौटी पर राजनीतिक नेतृत्व का अतीत भी जो है वो चर्चा में आएगा दोस्तों, और ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। अब इस विवाद का जो बड़ा आयाम ये हो जाता है दोस्तों कि धर्म और राजनीति की जो सीमाएं हैं वो कहां तय हो। भारत का संविधान राज्य को धर्मनिरपेक्ष ढांचे में रखता है, जहां शासन का आधार कानून है, ना कि धार्मिक पदानुक्रम। वहीं समाज में धर्म की जो सांस्कृतिक और नैतिक भूमिका है वो गहरी है। जब ये दोनों क्षेत्र आपस में टकराते हैं तो भावनाएं जो है वो तेज हो जाती हैं, और ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है कि असली और नकली हिंदू का जो प्रश्न है वो किसे लाभ पहुंचाता। तो दोस्तों, इतिहास बताता है कि जो धार्मिक पहचान है, धार्मिक पहचान को राजनीतिक और प्रमाण पत्र में बदलना अक्सर समाज को ध्रुवीकरण की तरफ ले जाता है, और किसी भी आस्था की जो रक्षा है वो कानून के दायरे में रहकर ही संभव है।
तथ्यों की अगर बात करें तो तथ्य ये भी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, जिनके समर्थक इसे सख्ती और सुधार कहते हैं। तो आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचक इसे चयनात्मक कार्रवाई बताते हैं, और यही जो दोहरी धार है ना, इस पूरे विमर्श में दिखती है। एक पक्ष योगी आदित्यनाथ को निर्णायक प्रशासक और हिंदू हितों का रक्षक मानता है, और दूसरा उनके पुराने मुकदमों और राजनीतिक भाषणों को सवालों के घेरे में रखता है। इसलिए इसलिए आज जरूरत है भावनात्मक नारे से आगे बढ़ने की। किसी संत की आलोचना हो या किसी मुख्यमंत्री का बचाव, दोनों ही स्थितियों में प्रमाण, कानूनी स्थिति और संदर्भ देखना अनिवार्य है। धर्म की जो गरिमा है और लोकतंत्र की जो मर्यादा है, दोनों तभी सुरक्षित है रहेंगी दोस्तों, जब बहस आरोपों की सूची या आस्था के आवेश पर नहीं, तथ्यों पर, संविधान की कसौटी पर होगी। तो अब यही फैसला कहीं ना कहीं हमें करना है कि हम तथ्यों को जानें, हम जांच को परखें, ये जो आरोप है उनको देखें, क्योंकि तमाम पहलू अपनी अपनी जगह पर क्लैरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अंत में दोस्तों बस यही कि फैसला जो है वो जनता का ही है। लोकतंत्र में ना तो संत कानून से ऊपर है, ना ही मुख्यमंत्री आलोचना से परे। जो भी खुद को नैतिकता का ध्वजवाहक बताता है, उसे अपने अतीत और वर्तमान दोनों का जो लेखा जोखा है ना, वो देने के लिए तैयार रहना होगा। और यही परिपक्व समाज की पहचान है, और यही वो कसौटी भी है जिस पर हर दावा अंततः परखा जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस चर्चा में यही विराम लगाती हूँ दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस सच पर आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या राय है? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ये सच जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।